हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओएल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि 10 अगस्त से ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट है और 10 अगस्त को बीए प्रोग्राम इंग्लिश ए बी सी इंग्लिश के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एक्स स्टूडेंट है या फिर वो ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी बैक आई है वो स्टूडेंट हो, तो उनके एग्ज़ाम होने हैं। सो गाइज़, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है ताकि आप लोगों को हम उसकी गारंटी सीरीज़ दे सकें। बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमारे पास मैसेज आया, कमेंट आया कि सर इसकी गारंटी सीरीज़ बना दो और इसमें क्या ग्रामर में आएगा, क्या बुक से पूछा जाएगा, इस तरह के जो क्वेश्चंस हमारे आने वाले हैं उसके बारे में कृपया हमें बता दीजिए। सो गाइज़, आप अगर ये वीडियो कोई अदर कोर्स की भी देख रहे हैं या फिर आपको किसी और सब्जेक्ट की भी गारंटी सीरीज़ चाहिए विथ क्वेश्चन और आंसर कुछ इस प्रकार से, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट की चाहिए, तो हम आपके लिए वो भी बनाएंगे। सो गाइज़, ज़्यादा देर ना करते हुए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ग्रामर का जो पोर्शन है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और एक और पार्ट आपका आने वाला है जिस पार्ट के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि इस क्वेश्चन के अलावा भी कुछ एक क्वेश्चन बच जाते हैं जो उसमें से भी कुछ आ सकते हैं। तो ये पार्ट 1 है क्वेश्चन आंसर का, फिर पार्ट 2 आएगा क्वेश्चन आंसर का जो आपको आज ही मिल जाएगा, और इसके बाद में पार्ट 3 आएगा आपका गारंटी सीरीज़। उसके अंदर हम ग्रामर को डिस्कस करेंगे, क्या कुछ ग्रामर में आपके आने वाला है और उसको आपको किस तरीके से सॉल्व आउट भी करना है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन आपको समझना है कि क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछे जाएंगे, क्योंकि पहले ओपन बुक एग्जामिनेशन जो है वो 3 घंटे के होने वाले थे, सिर्फ 3 घंटे के, लेकिन अब उसकी दिल्ली हाई कोर्ट 7 अगस्त को जो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद से उसका टाइमिंग 3 घंटे से बढ़ाकर 4 घंटे कर दी गई है। यानी अब आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल रहा है आंसर लिखने के लिए, क्योंकि 1 घंटा तो आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड अपलोड के लिए लग गया और बाकी के 3 घंटे जो बच गए उसमें आपको लिखना है। तो आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए अच्छा आंसर लिखना ज़रूरी है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहले ही चैप्टर से है, जो मोस्ट ऑफ टाइम पूछा जाता है। ये कई तरीके से आपसे आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इसीलिए मैंने इसमें इस तरीके से इसको सारे अरेंज करे हैं ताकि आपको पता चल जाए व्हाट इज़ द पिक्चर ऑफ इंजमाम दैट इमर्ज फ्रॉम इंजी लेट्स थिंग्स फ्लो ओवर हिम। यानी ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी इस वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आपके आएंगे। उसके आंसर आपको कैसे लिखने हैं और अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जा रहा है। जैसे लाइक आप यहाँ देख सकते हो, अटेम्प्ट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ इंजमाम। तो ये भी क्वेश्चन सिमिलर है, ये भी क्वेश्चन सिमिलर है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन समझ लेना है। सबसे बड़ी बात, आंसर तो आपको आता है लिखना, ये नहीं आता तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने आपके एक दिन पहले आप लोगों के लिए बनाई है ताकि आप लोगों को कहीं और कुछ और देखने की आवश्यकता ना पड़े। अगर आपको आंसर कहीं से ना मिले तो आपको यहाँ से मिल जाए। गाइज, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको किस सब्जेक्ट की और भी चाहिए। ओके, तो इसका आंसर आप डायरेक्टली लिखना शुरू करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, इंजमाम इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ प्रेजेंट डे इन पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान में जो इंजमाम है वो एक प्रसिद्ध हस्ती के रूप में, एक पर्सनैलिटी के रूप में है, जो कि एक समय पर एक्स पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन हुआ करते थे। इनके ऊपर ये पूरा चैप्टर है और आपको जैसा कि इसमें भी बताया गया है, ही इज़, ये देखो गाइज, ही इज़ इसलिए लिखा हुआ है जब ये चैप्टर चल रही है, चैप्टर की बात चल रही है। और ये चैप्टर जब लिखा गया था जब इंजमाम उल हक जो थे वो ज़िंदा थे और अभी भी ज़िंदा हैं, और उस समय वो कैप्टन ही थे, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज़ कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ही इज़ आ रिजर्व टाइप ऑफ पर्सन, डज नॉट लाइक मैक एनी फ्रेंड्स। यानी इनको इतना ज़्यादा फ्रेंडली या इतना ज़्यादा दोस्तों से अटैच्ड होना ये इनको इतना पसंद नहीं है। अगर इनके हम बचपन की बात करते हैं गाइस, हमको चैप्टर के अंदर से ही बातें उठानी है, कहीं ऐसा नहीं करना आपको कहीं गूगल पे आपको सर्च कर लो आप इंजमाम के बारे में और वहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो तो वो गलत हो जाएगा। आपको यहीं से आपको करना है। इसमें मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लाया हूँ, मैं आपको उन सभी क्वेश्चनों को देखना है। इसके बाद में ही इज़ डेवलप्ड हिज फ्रेंडशिप विथ मुस्तबा। अब इसमें एक कैरेक्टर और है जिसका नाम है मुस्तबा।
इससे उसकी दोस्ती हो जाती है बचपन में ही। वो काफ़ी ज़्यादा ईमानदार है, लॉयल है, और साथ ही साथ ही इज़ अ रिलीजियस माइंडेड पर्सन। किसके बारे में बात हो रही है? तो यहाँ पर इंज़माम के बारे में बात हो रही है। गाइस सारे क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारे मैंने आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए कवर अप किए हैं। इसके साथ साथ में आपको मैं ये भी बता दूं कि वो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस यानी धार्मिक प्रसिद्धि का था। कैसे कि उसने अपनी टीम में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। जब उसकी टीम न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल में क्रिकेट खेल रही थी तो उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान को जो जीत मिली थी उसका जो सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो सिर्फ इंज़माम को ही जाता है। इसके अलावा वो मैच ही ऐसा है जो इंज़माम को एक सुपरस्टार बना देता है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा धार्मिक भी होते हैं। मैंने आपको बताया कि वो कई बारी नमाज़ पढ़ने के लिए भी कहाँ पर जाया करते थे? मॉस्क्यू में, यानी मस्जिद में भी वो जाया करते थे। तो इस तरीके से आप इनका ब्रीफली नॉर्मली कैरेक्टर स्केच दे देंगे, क्योंकि अब 4 घंटे के पेपर होंगे। इसमें से 3 घंटे आपको लिखने के लिए मिलेगा और 1 घंटा जो होगा आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड और अपलोड के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर अब आप सोच सकते हैं पहले की तरह 3 घंटे का पेपर हो रहा है अगर आपका, तो एक चीज़ निकल के आप लोगों के लिए सामने आती है कि पहले की तरह ही पेपर आपका आने की उम्मीद है। और क्वेश्चन जो पहले कैसे आते थे, या तो 3 मार्क्स में आते हैं या फिर 5 मार्क्स में। तो अब की बार भी यही उम्मीद है कि शायद 3 और 5 मार्क्स के ही अब आएँ, क्योंकि पहले जो मॉक टेस्ट हुए थे उसमें तो सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने थे। और 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के कारण आप लोगों को वहाँ पर 20 मार्क्स से भी प्लस में आपको लिखना पड़ रहा था, यानी आपको ज़्यादा लिखना पड़ रहा था एक पेज में। बट यहाँ पर अब 3 घंटे का हो गया, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 3 और 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आंसर लिखने होंगे। ओके, तो एक बार तो ये कल पता चल जाएगा आपका कैसे होता है। अगर 3 और 5 मार्क्स के लिए तो ये पूरा सफिशिएंट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनता है ज़रा आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन जो हैगा आपका एक अलग से चैप्टर से। गाइस ध्यान रखना है आपको, ये जो जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ये आपके ब्रैकेट में ज़रूर लिखा होगा कि ये इस चैप्टर से, जैसे इट्स ओनली अ गेम इन्जॉय, इस चैप्टर से दिया गया है। और ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें जो तरुण तेजपाल जी हैं उन्होंने क्रिकेट के बारे में इसमें बताया है। इसमें क्या क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ, उनका क्या कहना है कि भाई क्रिकेट को लेकर। अब यहाँ पर 2 चीज़ है, एक इंडिया है और एक तरफ है आपका पाकिस्तान। तो दोनों के बीच में कभी भी क्रिकेट मैच होता है तो हमें क्या लगता है कि भाई दोनों के बीच में जंग छिड़ गई। हम क्रिकेट को भी इस तरीके से देखते हैं। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि वो एक गेम है, हमें सिर्फ इंजॉय करके रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं, अगर पाकिस्तान हमसे कोई मैच जीत गया तो हमें उस पर एक तरीके से खुन्नस निकालनी चाहिए, टीवी फोड़ देना चाहिए, जैसा कि पाकिस्तान में होता है। वो कभी हमसे अगर वर्ल्ड कप नहीं जीत पाते हैं, वर्ल्ड कप के अंदर मैच कभी नहीं जीत पाते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी टीवी फोड़ने की न्यूज़ आती है गुस्से में कि अब की बार भी फिर हम पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान से हार गए। तो ये चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर यही बताई गई है कि ये क्या है कि हमें दोनों कंट्री को क्या करना चाहिए, हैप्पीनेस को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजमेंट मिलना चाहिए। कंट्री के बीच में क्रिकेट मैच होना चाहिए। हम एक दूसरे के पड़ोसी नेबरिंग कंट्री होके जो एक समय में एक साथ थे वो अब एक दूसरे के अलग हो चुके हैं। हम क्रिकेट मैच को भी युद्ध समझ लेते हैं कि नहीं वो तो मेरे से आगे नहीं निकलना चाहिए और वो मेरे से आगे नहीं निकलना चाहिए। तो यही इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि भाई ये एक ओनली एक गेम है, इसको बस एंजॉय करो और इसको इस तरीके से नहीं देखना। अगला क्वेश्चन जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है गाइस, ये सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए क्वेश्चनों के बारे में बात करूं तो ये क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा आपके पूछा जाता है। ओके, इसमें क्वेश्चन क्या है ज़रा इसको भी समझ लेंगे आप कि हारून आस्क इस फादर 3 क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो हारून जो है अपने पिताजी से पूछता था। ऐसे कौन से वो क्वेश्चन है जो हारून जो है अपने पिताजी से पूछा करता था, ये इसमें सवाल है। ओके, आपको लिस्ट बनानी है उसकी। सो गाइज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो आपको जैसे निम्नलिखित वाली लाइन लिखते हो ऐसे ही एक निम्नलिखित वाली लाइन है कि हारून आस्क हिज फादर फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी ये कुछ क्वेश्चन जो है वो उससे पूछा करता था। लाइकली आप नीचे देख सकते हो। सबसे पहला देखो गाइज, इस चैप्टर का नाम पहली बात आपको ये समझना आएगा कि हारून एंड सीज ऑफ स्टोरीज़। आपका ये ऐसे नाम लिखा हुआ आएगा, मैंने आपको बताया जो भी चैप्टर होंगे आपके यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा हारून एंड सीज ऑफ स्टोरीज़। तो ऐसे ही इसके अंदर लिखे हुए आएंगे, आपको ध्यान देना है। तो ऐसे जब इसका आप आंसर लिखोगे आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है कि भाई
जो हारून था अपने फादर राशिद से वो ये सवाल करता था कि वेयर डिड ऑल हिज स्टोरी कम फ्रॉम, यानी इस चैप्टर का नाम क्यों पड़ा है हारून एंड सीज ऑफ स्टोरीज। हारून के पिताजी जो होते हैं वो राशिद होते हैं और वो कहानियाँ, इतनी कहानियाँ सुनाते हैं कि भाई उनको जब भी इलेक्शन होता है ना उनके शहर में अगर, तो वहाँ पर उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाती है। कहानियाँ सुनाते हैं, उनके पास इतनी कहानियाँ होती है कि वो कभी भी कैसी भी कहानी सुना सकते हैं। तो इसीलिए उनका जो पुत्र था हारून, वो बार बार उनसे पूछता था कि आपकी जो ये स्टोरीज़ है ये कहाँ से आती है। इसीलिए हारून एंड सीज ऑफ स्टोरी, यानी कहानियों का सागर है जिसमें कभी, जैसे सागर में जल कभी ख़त्म नहीं होता, ऐसे ही हारून के पिताजी जो थे उनका कभी भी स्टोरी उनकी ख़त्म नहीं होती थी। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन इसके अंदर ये बनता है, अगला पॉइंट जो है इसके अंदर दूसरा सवाल जो करता था हारून, वाई हैड हिज पेरेंट हैड नॉट हैड मोर चिल्ड्रन, यानी हारून हमेशा अपने पिताजी से ये क्वेश्चन करता था कि आपने मेरे और भाई बहन, यानी और भी मेरे भाई बहन क्यों नहीं है, मैं इकलौता ही क्यों। तो उनकी इस, जब आप पढ़ोगे इस बुक को, अब मतलब इस चैप्टर को, तो आपको पता चलेगा कि इसमें लिखा हुआ है कि हारून और उसकी माता जी ने, सोरैया जिनका नाम होता है, तो उन्होंने कोशिश तो करी थी कई बार बच्चे उत्पन्न करने की, लेकिन वो अनेबल रहे, वो उसको कर नहीं पाए। तो इस वजह से वो बार बार पूछता है कि सभी के दो दो तीन तीन भाई बहन हैं, मैं ही अकेला क्यों। तो इसका आंसर वो बोलते हैं कि हमने ना आपको बनाने में जितनी पावर थी वो सारी पावर आपको बनाने में लग दी और आप पूरी दुनिया में सबसे अलग और ताकतवर बच्चे में से हो। तो ऐसे कह के वो उसको टाल देते थे। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन जो है इसके, अब जो राशिद से पूछा करता था उसका पुत्र हारून, वट इज़ द पर्पज़ ऑफ स्टोरीज दैट इवन एट ट्रू। अब देखो गाइज इसके अंदर एक चीज़ है, इसके अंदर अब अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखोगे आप, एक सोरैया है जो हारून की पत्नी है और सॉरी हारून की माता है और राशिद की पत्नी है। राशिद क्या करता है, वो स्टोरी सुनाता है और उस स्टोरी की कोई भी मतलब ना टांग होता है ना और कुछ, मतलब ऐसे ही वो स्टोरीज़ होती हैंगी नॉर्मली, अगर मैं आपको कहूँ तो उसका कोई पर्पज़ नहीं होता, उसका कोई भी एक तरीके से लॉजिक नहीं होता। तो इसी कारण से वो कहता है कि आप ऐसी स्टोरी क्यों सुनाते हो राशिद को। अरुण कहता है कि जिसका कोई पर्पज़ ही नहीं है। अब गाइज इसके अंदर अगले क्वेश्चन में आपको ये पता चलेगा कि जो सोरैया होती है अरुण की माताजी, वो उनके पड़ोसी होते हैं सीएन गुप्ता, उनके साथ में भाग जाती है। तो इसका क्या रीज़न है कि भाई ये अपनी कहानियों में व्यस्त रहता था, अपनी पत्नी में ध्यान नहीं देता था। और यहाँ पर सेन गुप्ता जो है यहाँ पर आपको दिखता है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल पर्सन। तो ये क्वेश्चन दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आते ही आपको अवश्य लिखने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पर से आप लोगों के लिए जो भी नोट्स की व्यवस्था है वो कर दी गई है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि वाई डिड सोरैया रन अवे विथ मिस्टर सेन गुप्ता, यानी सेन गुप्ता के साथ में वो क्यों भाग गई। और इसके अंदर इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ डिड मिस्टर सेन गुप्ता शेड्यूल सोरैया टू एलॉप विथ हिम, यानी उनके साथ कैसे जाने के लिए वो राज़ी हो जाती है। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं, देखो राशिद जो है वो सोरैया का हस्बैंड होता है और सोरैया जो है वो अपने हस्बैंड से सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि उसका जो प्रोफेशन और लाइफस्टाइल था वो कहानियाँ सुनाने का था, जिसका ना कोई सर होता था ना टांग। वो अपनी पत्नी को टाइम भी नहीं देता था। यही रीज़न था कि बाद में जो सोरैया का हस्बैंड है राशिद, वो अपने काम में बिजी रहता है और वहाँ पर सोरैया जो है वो मिस्टर सेन गुप्ता के साथ में किसी के साथ चली जाती है। ओके, और यहाँ पर क्या है कि उसकी जो स्टोरी है हमेशा वो उस स्टोरी को सुनाने में ही हमेशा नेगलेक्ट रहता, मतलब हमेशा इंगेज रहता था और हमेशा क्या करता था, सोरैया को नकार देता था, कभी कुछ बहाना बना देता था, ये नहीं होगा ये नहीं होगा। इसी कारण से ही पेड लिटिल अटेंशन टू हर नीड्स, यानी उसकी ज़रूरतों को भी वो पूरा नहीं करता था। फॉर एग्जाम्पल व्हेन शी हैड स्टॉप इन द मिडल ऑफ सिंगिंग सॉन्ग ही डिड नॉट ट्राई टू आस्क, मतलब उससे जब सोरैया जो थी, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, सोरैया जो थी वो बहुत अच्छा गाना गाती थी और यही रीज़न था कि राशिद का जो घर था वो अलिफ बे नाम का शहर था इनका, उस शहर में भी क्या था, ये बिल्कुल अच्छा शहर था, मतलब खुशहाल घर था। पूरा शहर अगर आप देखोगे वो तो उदास था, पर इनका घर जो था वो थोड़ा सा खास था। इसी वजह से, क्योंकि इसका जो मेन रीज़न ये था, यहाँ पर हमको दिखता है कि भाई जो राशिद है वो अपनी पत्नी पे ध्यान ही नहीं देता था। सी ऑल्सो नो द राशिद स्टोरी अनरियल, यानी वो जानती थी कि राशिद की जो कहानियाँ हैं वो मनगढ़ंत है, वो सही नहीं है। इसीलिए ही वॉज नॉट नीड्स ऑफ हिज वाइफ, यानी उसे ऐसा लगता था कि इसको इसकी पत्नी की आवश्यकता ही नहीं है। इसी कारण से ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो सेन गुप्ता थे वो एक प्रैक्टिकल पर्सन था और साथ ही साथ में
उन्होंने कंसीव किया था सुरैया को, यानी उनको उन्होंने अपनी बातों से सेटिस्फाइड भी किया था कि भाई उसकी स्टोरीज़ भी सही नहीं है, मतलब उसके बारे में खूब बुराइयां करता था, इस कारण से वो उसकी बातों में आ गई और आगे चल के वो क्या करती है, उसको छोड़ के चली जाती है। राशिद के लिए वो एक नोट छोड़ के जाती है, नोट का मतलब एक चिट्ठी टाइप की छोड़ के जाती है जिसमें वो मेंशन करती है कि भाई आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद में जो हारून भी होता है, हारून भी अपने पिताजी को बहुत बोलता है कि आप जो है क्या है कि आपकी जो स्टोरीज़ है आप उसमें बिज़ी रहते हो, आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, हमारी मम्मी जो है हमें छोड़ के चली गई, इसका रीज़न यही है। सो इसी वजह से आगे चल के जो राशिद भी होता है वो फिर स्टोरीज़ भी सुनाना बंद कर देता है क्योंकि उसे एक सदमा सा लगता है। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन द गर्ल्स, ये चैप्टर है आपका एक गर्ल्स वाला, इसमें नीली नाम की लड़की है, उसकी कहानी है इसके अंदर कि गर्ल्स वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट फॉर द नरेटर टू मर्डर टू हैव अ बॉय। यानी इस गर्ल्स वाले चैप्टर में आपको इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यों ज़रूरी था कि जो लेखिका है उसकी माता को अब पुत्र ही हो। क्योंकि अब तक मैं आपको बता दूं ये जो गर्ल्स चैप्टर है इसके अंदर एक स्टोरी है, इसके अंदर 4 लड़कियां हैं और उसकी माता है, और उसकी माता जो है चाहती है कि उसका परिवार का कुल आगे बढ़े, इसके लिए उसे लड़का चाहिए। तो इसीलिए इस चैप्टर के अंदर अब इसमें ये बात पूछी गई है कि क्यों ज़रूरी है कि भाई गर्ल्स चैप्टर में कि भाई लड़का ही हो अगली बार, ऐसा ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया, आपको इसका आंसर बताना है। इन गोज विद इन सेइंग दैट द इंडियन सोसाइटी सेटअप द बॉयज़ आर परफॉर्म्ड टू गर्ल, यानी इसके अंदर डायरेक्टली ये बताया गया है कि हमारी जो सोशल या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्लासिकल ट्रेडिशनल है उसमें ऐसा बताया जाता है कि जो वंश होता है उसको लड़का ही आगे बढ़ाता है। इसीलिए अगर हम देखते हैं अगर एक फैमिली में अगर लड़का नहीं होता तो हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी फैमिली है उसके अंदर वो कुछ ना कुछ अधूरा है। इसीलिए गर्ल्स वाले चैप्टर के अंदर इसके अंदर ये बताया गया है कि भाई उसकी जो माता है उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि मेल उस वहाँ पर उसमें उनकी फैमिली में कोई नहीं है और उसी वजह से उन्हें बार बार ही कंसीव भी करना पड़ता है और बहुत ही बार आप देख सकते हो उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कंसीव का मतलब यहाँ पर एक प्रेगनेंसी से है कि उन्हें बार बार इस कारण से इस दौर से भी गुजरना पड़ता है। इस कारण से वो चाहती है कि उन्हें एक बेबी हो जाए और इसके कारण से बेबी में भी बॉय हो जाए, बेबी बॉय हो जाए, ताकि उन्हें बार बार इन जो ये कठिनाइयाँ हैं इन कठिनाइयों से उन्हें निजात मिल जाए, छुट्टी मिल जाए और वो अपने जीवन को आगे अच्छी तरीके से बढ़ा सके। इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये आएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉजिकली आपसे पूछा जा सकता है। गर्ल्स वाले चैप्टर से यही है कि भाई डिस्क्राइब एट लीस्ट 3 इंस्टेंस सरप्राइज वायलेंस अगेंस्ट द। इस चैप्टर में 3 आपको ऐसी घटनाएं बतानी है जब आपको लगता है कि भाई गर्ल्स में महिलाओं के साथ में घरेलू हिंसाएं मतलब कुछ ऐसी हिंसाएं होती है। तो गाइज़ मैं आपको डायरेक्टली ऐसे बता देता हूँ, हमें ऐसा कई जगह ऐसा देखने को मिलता है जब हमें महिलाओं के साथ में या लड़की के साथ में इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बताना है। एक बारी क्या होता है जब इनको पता चलता है कि भाई ये 5वीं बार में इनकी मदर जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो वो उनकी डिलीवरी की डेट नियर आने लगती है, तो वो चाहती हैं, सोचती हैं कि वो वहाँ चली जाए, अपनी ननिहाल में चले जाए, वहाँ पर अपनी बेबी को जन्म दे ताकि वहाँ पर उन्हें प्रॉब्लम ना हो और वहाँ पर वो सारी चीज़ें मिलें। तो ये ट्रेन पकड़ के जाते हैं, तो ट्रेन में उनके 4 बच्चे होते हैं और उनकी मदर होती है खुद ही। अब वो ट्रेन में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर क्या है कि समोसे वाला होता है, तो जो छोटी बच्ची होती है वो नहीं बार बार कहती है कि मुझे समोसा खाना है, ज़िद करने लगती है, समोसा मिलता है उसे, और समोसा मिलने के बाद में जब वो जहाँ बैठी होती है वहाँ पर उसका आलू गिर जाता है, तो उस आलू को हाथ से वो ऐसे कर देती है, फैला देती है, वो काफ़ी ज़्यादा घिन लगता है वहाँ पर। तो इस वजह से उसकी मम्मी फिर उसको एक थप्पड़ मार देती है कि यही अगर काम लड़का करता तो उसे क्या बोलते हैं, बेटा ऐसा नहीं करते, लेकिन लड़की थी तो उसे मार दिया गया। तो पहली घटना तो हमें यही दिखती है कि भाई यहाँ पर हमें लड़कियों के साथ में भेदभाव दिखता है। दूसरी घटना में ऐसा दिखता है कि भाई जब वो अपने घर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें दिखता हैगा कि कोई भी बात करनी होती है तो उन्हें वो रूम से बाहर निकाल देते हैं, और जब वो चोरी छुपे सुनती है अपनी मम्मी मौसी की बातें अपने नानी के घर पे, तो फिर वहाँ पर भी उसे क्या कर दिया जाता है, डांट दिया जाता है, उसे निकाल दिया जाता है, और वो जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो उसे ऐसा करने नहीं दिया जाता। तो ये चीज़ें ऐसा थी इसके अंदर जो हमें दिखाई देती है कि भाई हम लड़कियों के साथ में काफ़ी ज़्यादा भेदभाव करते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक ये भी इम्पॉर्टेंट तो नहीं है बट ये लिस्ट में आ गया है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट ऑफ टाइम आपके एग्जाम में आता है कि भाई देखो इसके अंदर चैप्टर के लास्ट में जब आप पढ़ोगे ना गर्ल्स के चैप्टर, तो इसके अंदर ही आपका बताया गया है कि अंत में नवरात्रे होते हैं और नवरात्रे में लड़कियों को पूजा जाता है, तो उस समय लड़कियों का महत्व इतना होता है कि लड़कियों के वो जो घर के लोग हैं वो पैर भी छूते हैं,
है ना, और उन्हें उनको उनकी ज़रूरत के सारे अच्छे नए नए कपड़े भी पहनाते हैं, उन्हें उस दिन लड़कियों का महत्व पता चलता है कि लड़कियों का महत्व भी है। लेकिन बाकी अदर डेज जो होता है वो लड़कियों का वो महत्व नहीं जानते, उन्हें पीटते रहते हैं। तो यही बात है, इस क्वेश्चन के अंदर यही पूछा गया है कि वाई डिड नरेटर प्रोटेस्ट ड्यूरिंग द पूजा ऑन अष्टमी डे। अष्टमी के दिन जैसे होता है ना, पूजा होती है, तो क्यों उन्होंने इस बात का विरोध किया, प्रोटेस्ट किया कि भाई मुझे देवी नहीं बनना। इसके अंदर ऐसे करके भी क्वेश्चन आ जाता है, आई डू नॉट वांट टू बी गॉडेस, यानी मैं देवी नहीं बनना चाहती। वाई डिड नरेटर से ऑन द अष्टमी डे, कि अष्टमी के दिन ये ऐसा नरेटर ने क्यों कहा। क्योंकि आपको मैंने बता ही दिया है कि वहाँ पर क्या है कि अष्टमी वाले दिन तो हम लड़कियों को पूछते, नए कपड़े देते हैं, उन्हें पैसे भी देते हैं, उनके पैर भी छूते हैं, हम उन्हें सारे आदर सत्कार देते हैं, है ना। लेकिन बाकी अदर डे पे हम देखते हैं हमारे देश में अगर हम देखें तो घरेलू वायलेंस कितना होता है, बहुत ज़्यादा होता है। महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ कितनी होती है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें देखने को मिलती है। इस वजह से इसके अंदर उन्होंने ऐसा कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एन एक्सचेंज के ऊपर रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूरा का पूरा देखना है, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे आप कि इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली क्या है। मैं आपको बता देता हूँ कि एन एक्सचेंज ये एक पोएम है छोटी सी। इसके अंदर ये बताया गया है कि ये पूछा गया है कि पहले जो था और अब था उसमें, यानी कुछ समय बाद और पहले के समय में जो दादी माँ है उसके अंदर क्या बदलाव आए। तो वही चीज़ इसके अंदर बताया गया है। जो पहले थी, एक फ़ोटोग्राफ को जब वो देखती है तो उनकी स्किन जो थी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, सॉफ्ट थी, ब्राइट थी, ये सारी चीज़ वहाँ पर उन्हें देखने को मिलती है। लेकिन वही कुछ सालों बाद जब उस फोटो को देखते हैं या फिर उनसे मिलते हैं तो उनकी स्किन पे काफ़ी ज़्यादा रिंकल्स आ जाते हैं, वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, आंखें थोड़ी सी पीली पड़ने लगती है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को कहीं ना कहीं मिलती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार आता है, 10 डे फास्ट वाले चैप्टर में से है, बहुत ही ज़्यादा बाबा सनकीदास के बारे में क्वेश्चन है। ज़रा देख लेंगे, वाई डिड सावित्री गो टू द बन्नू टेंट, यानी बन्नू के टेंट में क्यों गई और बाबा सनकीदास ने क्या उसे वार्निंग दी। ओके, सो अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर एक लिटिल बिट स्टोरी क्या है, जरा आप इसको पहले अच्छी तरीके से समझ लें कि इसके अंदर बेसिकली यही स्टोरी बताई गई है। अगर आप देखेंगे तो जो बाबा सनकीदास होते हैं इसके अंदर दो स्टोरी, एक बन्नू है, एक बाबा सनकीदास है और सावित्री है। तो बन्नू जो है वो सावित्री को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है, बट जो सावित्री है उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। अब बन्नू उसे पाना चाहता है सावित्री को किसी भी हालत में, तो उन्होंने एक बाबा के पास जाते हैं इसके अंदर, जिसका नाम होता है बाबा सनकीदास। ध्यान रखना, बहुत अच्छी स्टोरी आप पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, आपको पता चलेगा। तो बाबा सनकीदास के पास में हो जाता है और वहाँ पर वो उनसे बोलता है कि भाई मुझे उनको पाना है, उसके लिए मुझे करना है। तो कहता है ठीक है, हम आपको दिलवा देंगे, पैसे ऐड था ये बाबा इधर से उनसे, और वहाँ पर उन्हें अलग अलग टिप्स देता है कि आप ऐसा करो तो आपको वो मिल जाएगी, आपके साथ ये होगा, अच्छा होगा, ऐसे ऐसे ऐसी बातें, बहुत सारी बातें इसके अंदर ऐसी कही जाती है। तो जब इसमें एक बात आती है, जब सावित्री जो है क्यों जाती है उसके अंदर टेंट के अंदर, पहली बात तो इन्होंने 10 डे फास्ट का मतलब यही है कि यहाँ पर जो बाबा सनकीदास है वो उन्हें एडवाइस देते हैं बन्नू को कि आप क्या कीजिए, आमरण अनशन पर बैठ जाइए, जैसे कि गांधी जी ने अंग्रेज़ों तक को झुका दिया था, वैसे ही आप आमरण अनशन पे जाइए, हम आपके साथ हैं, दुनिया आपके साथ में, तो आपके साथ में सब कोई आ जाएगा। तो वो अनशन पे बैठ जाता है, इसी कारण से 10 डे फास्ट भी नाम है। लेकिन इसमें अनशन पे बैठ जाता है। अब धीरे धीरे जो मुद्दा होता है वो थोड़ा सा पॉलिटिकल होने लगता है, लोग उनके साथ जुड़ने लगते हैं कि भाई पिछले जन्म की कहानियाँ बताने लगता है कि पिछले जन्म में वो पत्नी थी इनकी, लेकिन अब क्या है कि वो उन्होंने छल से उसको पा लिया है। अब कहते हैं ना, धीरे धीरे मुद्दा ट्रेंडिंग में आता है, ये न्यूज़पेपर में छपने लगा, न्यूज़ में आने लगा, तो भाई राजनेता पॉलिटिशियन भी इसमें आ चुके हैं। और इसमें इन्होंने बाद में एक स्टेटमेंट और भी दे दी थी, अगर सावित्री मुझे नहीं मिली तो मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैं क्या करूँगा, अपने आप को तेल डालकर मैं आग लगा लूँगा। तो ये स्टोरी है, ये कहानी है, ये एक रियल फैक्ट नहीं है, आप ध्यान रखना, ये एक ऐसी स्टोरी है। तो इसके अंदर फिर अंत में आप देखोगे कि जो सावित्री होती है उनके टेंट में आती है, कहती है क्या बकवास है, क्या मजाक है, तुमने ये क्या कर रखा है, कि इसी वजह से वो कहती है कि वहाँ पर सनकीदास को कि आपने पहले मुझसे परमिशन ली कि बन्नू फास्ट पे जा रहा है। तो फिर बाबा सनकीदास इतने चालू होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर देश में कितने गौ रक्षा के आंदोलन चल रहे हैं, किसी ने गौ माता से परमिशन मांगी नहीं मांगी, तो आंदोलन करने के लिए यहाँ पर परमिशन की ज़रूरत नहीं चाहिए होती। सो इस तरीके से उनके पास में एक से एक जवाब होते हैं। तो ये स्टोरी इसके अंदर यही होती है कि वो टेंट में जाती है, फिर उसे वो स्लैप भी करती है, एक थप्पड़ भी देती है ज़ोरदार सा, और फिर इसके बाद में वो रिटर्न हो जाती हैगी। तो ऐसे ही इसके अंदर ये बात इसके अंदर बताई गई है कि अगला क्वेश्चन जो है
गो किस द वर्ल्ड, इससे हैगा बागची वाले चैप्टर से, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी क्वेश्चन बहुत बारी आपके पेपर में बनता ही बनता है। सो यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझना है वट इज़ बागचीज डेफिनेशन टू सक्सेस, यानी बागची जो थी सक्सेस को किस रूप में डिफाइन करना चाहती थी वो, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका है बागची ऑफर्स अ परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, यानी जो बागची थी वो उसको सब काफ़ी गरीब थी लेकिन बट फिर भी वो उसने अपने जीवन में सफलता पाने के लिए इसमें यूनिकनेस इसमें दिखाने का प्रयास किया। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इसके अंदर पता चलेगा। सो बागची के जो पिता होते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, उनकी जो माता होती है वो हाउस वाइफ होती है। वो अपने पिताजी और मम्मी से अ नंबर ऑफ लेसन सीखते हैं, बहुत सारे लेसन सीखते हैंगे। बट यहाँ पर आपको अगर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पेपर में क्वेश्चन मेनली बनता है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंस आता है कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो लेसन है जो बागची ने अपने पिताजी से सीखे। तो सबसे पहले कई सारे इसमें हैंगे, तो फॉलोइंग वाली लाइन आप इसमें लिख देंगे कि बागची लर्न द फॉलोइंग 3 लेसन्स फ्रॉम हिज फादर। फर्स्ट लेसन जो है हमेशा क्या करना है कि जो स्मॉल पीपल हैं उनसे हमें रिस्पेक्टफुली हमेशा ट्रीट करना है। देन सेकंड चीज़ हमें क्या करना है, जो बड़े पीपल हैं उन्हें हम जितना आदर सत्कार देते हैं उतना ही हमें सॉवरेनिटी हमें उनकी छोटों की भी ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास में जो भी वन मस्ट शो कंसाइडरेशन टू अदर्स। ओके, हमें हमेशा क्या करना चाहिए कि जो दूसरी की बातें उनको समझनी चाहिए और उन्हें हमें कभी भी ऐसी जो भौतिक संपदा है जो सरकार के द्वारा हमें मिली है उन संपदाओं का हमें बेफिजूल में यूज़ नहीं करना चाहिए। ये भी चीज़ इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में अगली चीज़ ये है कि लिस्ट 3 लेसन दैट बागची लर्न फ्रॉम द मदर, यानी अपनी मम्मी से उन्होंने क्या क्या चीज़ सीखा इसके बारे में भी आपको बताना है। तो बागची ने भी कई सारी चीज़ें अपनी मम्मी से सीखी थी, उसमें से 3 नंबर में ये मोस्टली आता है, आपको ध्यान रखना है। 5 नंबर में आएगा तो दोनों से आएगा, पेरेंट्स से लगा के क्वेश्चन पूछेगा, आप ध्यान रखना दोनों का मिक्स करके लिख देना, मम्मी का अलग लिख देना, फादर का अलग लिख देना। ओके, तो इसके अंदर इट इज़ नॉट वट वन क्रिएट फॉर वन सेल्फ, इट इज़ वट लिव्स बिहाइंड, यानी यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि जो सफलता है ज़रूरी नहीं है कि हमें इतनी बड़ी ही मिले, सफलता हमेशा छोटे रास्तों से भी चलती है और हमें क्या है कि धीरे धीरे हमें वो हम उस तक पहुँच सकते हैं। इसके बाद में हमेशा इन्होंने एक चीज़ भी ये सिखाई थी कि हमें हमेशा अपने जहाँ पर हम रहें तो हमें वहाँ पर थोड़ी सी ग्रीनरी साफ़ सफाई हमें हमेशा ही उसको बनाए रखना चाहिए। हमेशा जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ें या टॉयलेट यूज़ करें तो हमें उसको साफ़ रखना चाहिए, न्यूज़पेपर को हमें तय करके रखना चाहिए। इसके बाद में जो सफलता है वो हमेशा अगर हम देखेंगे तो हमारे आंखों के सामने ही होते हैं, बस हमें पता नहीं होता कि हमें उसको कैसे हासिल करना है या उसे कैसे पाना है। ओके, सो एक इसके अंदर ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिल जाती है। इसके बाद ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तारा वाला, एक इसको भी आपको करना हैगा कि ये चॉकलेट नाम का चैप्टर उससे पढ़ा हुआ है और इसके अंदर तारा होती है और उसका हस्बैंड होता है। ये एक बंगालन स्टोरी है और उसका हस्बैंड जो है वो बाहर काम करता है, महंगी महंगी चॉकलेट ला के देता है अपनी पत्नी को तारा को। अब आप सोचेंगे कितनी खुशनसीब होगी, वो खुशनसीब नहीं है, वो चॉकलेट इसलिए ला के देता है ताकि उसकी जो पत्नी है तारा वो काफ़ी मोटी हो जाए, क्योंकि चॉकलेट खाने से लोग मोटे होते हैं और मोटी हो जाती है, बद्दी हो जाती है। और दूसरी तरफ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो तारा का हस्बैंड है वो उसका अफेयर कहीं और चल रहा होता है, तो वो चाहता है कि अगर इस जानबूझ के बदसूरत सी अगर दिखेगी तो मैं खुद इसमें इंटरेस्ट नहीं दूंगा, तो मुझे इसे छोड़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो तारा को धीरे धीरे आगे चल के ये चीज़ समझ में आने लगती है। ओके, तो इस तरीके से आगे चल के तारा भी फिर अब सोचती है कि मेरे को भी बदला लेना है, तो वो फिर डाइटिंग करना शुरू करती है, पतली हो जाती है और आगे चल के क्या करती है कि वो भी पतली हो जाती है, खाना बनाना सीखती है, उसका पति उस पर ध्यान देने लगता है और धीरे धीरे क्या करते हैं वो भी अपना बदला लेने के लिए अपना अफेयर किसी और उसके फ्रेंड से चलाने लगती है और इसके बाद उसका बेबी हो जाता है और उसके बाद में उसको छोड़ देती है बड़ी सफलता से। ओके, तो इसके अंदर यही बताया गया है, क्वेश्चन बेसिकली यही था कि व्हाट डू यू थिंक द रोल ऑफ चॉकलेट्स इन तारास लाइफ, तारा की लाइफ में चॉकलेट का क्या रोल था। अब आप ये समझ चुके होंगे कि चॉकलेट का जो रोल था काफ़ी इंपॉर्टेंट था तारा की लाइफ में। इट विल नॉट बी रॉन्ग टू से दैट चॉकलेट फॉर्म्स वेरी बेसिस तारा स्टोरीज, यानी काफ़ी ज़्यादा खास बात है। और तारा वॉज एक्सट्रीमली फाउंड टू चॉकलेट, शी फेल्ट दैट सी हर लाइफ विदाउट चॉकलेट, यानी उसको इतनी आदत एडिक्ट होगी कि उसको ऐसा लगता था कि चॉकलेट के बगैर मेरी ज़िंदगी नहीं है ना, और ये मीनिंगलेस, उसको कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, सिर्फ चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट। और हर हस्बैंड वाज मेन सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ चॉकलेट, यानी उसका हस्बैंड ही उसको ला के देता था। ही फेड हर चॉकलेट, उसे चॉकलेट खिलाता था। 2 पर्पज़ थे। सबसे पहला जो पर्पज़ था अगर आप देखोगे
तो इसके अंदर आपको ये दिखेगा कि उनका जो रिलेशन था वो कहीं और चल रहा था, एक तो इस कारण से, और दूसरा आपको ये एक ये है। इसके बाद में आपको एक ये चीज़ भी दिखेगी, हाउ डिड तारा टेक रिवेंज हस्बैंड स्टोरी चॉकलेट, यानी चॉकलेट के इस स्टोरी में उसने बदला कैसे लिया, तो मैंने आपको बता दिया, ये भी आपको पता चल गया। इसी प्रकार से गाइज बहुत बड़ी वीडियो है ये, 30 मिनट हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ आपको मुझे मेरा रिस्पांस मिले, कैसा मेरा रिस्पांस रहा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मैं आगे आपके लिए बनाऊंगा। इसीलिए दूसरे चरण में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए, चाहे वो शॉर्ट नोट लिप्स के चैप्टर की हो या अलग चैप्टर की, तो वो जल्द से जल्द हम आपके लिए लेकर आएंगे। ग्रामर भी आज में मेरे को कमेंट मिलने चाहिए, कम से कम मेरे को 100 से ज़्यादा कमेंट मिलने चाहिए और 200 से ज़्यादा लाइक मिलने चाहिए। बाकी सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे हो, करवा ही रहे हो। इसी प्रकार से चैनल को शेयर भी करते रहिए। मैं आप लोगों के लिए जो नई नई वीडियोज़ है वो लेकर आता रहूँगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सो गाइज़, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।